नमस्ते, गुड इवनिंग, वेलकम एवरीवन। वेलकम आज के इस लाइव क्लास में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। आ जाइए, शुरू करते हैं आज की लाइव क्लास। आज हिंदी साहित्यिक कक्षा 12 के लिए कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ हम करेंगे। यस, सुमित हमारे साथ जुड़े हैं, वेलकम सुमित गैमर, वेलकम। एंड 5 मोर स्टूडेंट्स, एक बार सभी मैसेज कर दीजिए ताकि मुझे पता चले कौन कौन लोग जुड़ चुके हैं। गौतम गोस्वामी, स्वागत, अभिनंदन, यस। एंड सुमित, नमस्ते। ओके एवरीवन, नमस्ते। आइए करते हैं स्टार्ट। और पहला क्वेश्चन आपके सामने है क्लास 12 के लिए। हम हिंदी साहित्य के जो कंबाइन क्वेश्चंस हम यहाँ पर आज करेंगे। सभी चैप्टर से हमने कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चन है, यह दीप अकेला कविता जो कि अज्ञेय साहब की है ना, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो ये कविता अज्ञेय के किस काव्य संग्रह से ली गई है? अज्ञेय के आगे नहीं है, यहाँ पे अज्ञेय मानना है ना। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, इनके किस काव्य संग्रह से ली गई हैं? यस, प्रेम सिंह, वेलकम। राकेश प्रजापति, स्वागत, अभिनंदन। आंसर दीजिए आप। ये जो क्वेश्चन आपके सामने है कि यह दीप अकेला कविता अज्ञेय के कौन से काव्य संग्रह से ली गई है? यस, ऑप्शन है आपके सामने, 1 बावरा आहेरी, ऑप्शन 2 है शेखर एक जीवनी, ऑप्शन 3 अरे यायावर याद रहेगा, और ऑप्शन 4 है त्रिशंकु। हाँ, सुमित ने भेजा ऑप्शन 4, गौतम का है ऑप्शन बी। तो सही जवाब है ऑप्शन 1 बावरा आहेरी, है ना। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 1 बावरा आहेरी। याद रखिएगा आगे से, यह दीप अकेला कविता अज्ञेय के बावरा आहेरी काव्य संग्रह से ली गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर दूसरा, यह दीप अकेला कविता में दीपक किसका प्रतीक है? यह दीप अकेला इस कविता में, अज्ञेय की जो कविता है, इसमें दीपक किसका प्रतीक है? व्यक्ति का, समाज का, परिवार का, या फिर देश का? किसका प्रतीक है? आंसर भेजिए आप लोग, जल्दी से आंसर दीजिए। जो भी आता है आपको, जैसा भी आता है, एक बार आंसर भेज दीजिए ताकि मैं आगे बढ़ूं। जल्दी से जल्दी आप लोग आंसर भेजिए। राकेश प्रजापति ने भेजा ऑप्शन 2। ओके राकेश, बढ़िया है। समाज का प्रतीक आपने भेजा है। गौतम गोस्वामी ने भेजा है बी। आप लोग देखिए, दीपक है ना, यह दीप अकेला, इसे पंक्ति को दे दो, है ना। कवि कहता है कि यह दीप अकेला, इसे पंक्ति को दे दो। तो पंक्ति का मतलब है यहाँ पे समाज। तो दीपक जो है वो अकेला है और वो व्यक्ति का प्रतीक है, उसे समाज में मिलाने की बात कवि कर रहा है। तो सही आंसर है ऑप्शन 1 व्यक्ति का प्रतीक है। ठीक है, यह दीप अकेला कविता में दीपक जो है ये व्यक्ति का प्रतीक है। नेक्स्ट है तीसरा प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता में व्यक्ति को मदमाता क्यों कहा गया है? यह दीप अकेला कविता में, गौरव वेलकम, नमस्ते। तो यह दीप अकेला कविता में कविता में व्यक्ति को मदमाता क्यों कहा गया है? ऑप्शन 1 गर्व से भरा हुआ है, ऑप्शन 2 है निराश है, ऑप्शन 3 है अकेला है, और ऑप्शन 4 है उपयुक्त में से कोई नहीं। मनीष वेलकम, मनीष ने भेजा ऑप्शन 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। ऑप्शन 4 भेजा है, मदमाता गर्व से भरा हुआ है, निराश है, अकेला है, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन 1 है ना। गर्व से भरा हुआ है, इसलिए इसे मदमाता कहा गया है। मद का मतलब ही होता है गर्व, है ना। मद यानी गर्व, मद यानी घमंड। मदमाता गर्व से भरा हुआ, इसलिए उसे मदमाता गर्व से भरा हुआ होने के कारण कहा गया है। यस, गौरव का ये है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय साहब का पूरा नाम क्या है? ऑप्शन 1 है सचिन दादा हीरानंद अज्ञेय, ऑप्शन 2 है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ऑप्शन 3 है सच्चिदानंद हीरालाल वात्स्यायन अज्ञेय, और ऑप्शन 4 है सच्चिदानंद हीरानंद वाच आनंद अज्ञेय। सुमित ने भेजा ऑप्शन 1।
सुमित ने भेजा है सचिन दादा हीरानंद अज्ञेय। एक बार वापस देख लीजिए। हाँ, मनीष ने भेजा ऑप्शन 2, राकेश ने भेजा ऑप्शन 2 सचिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, गौतम ने भेजा ऑप्शन बी और गौरव ने भेजा ऑप्शन 1। तो राइट आंसर है ऑप्शन बी सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, और इनकी रचना अपने सिलेबस में है यह दीप अकेला। ठीक है, अज्ञेय साहब की रचना यह दीप अकेला, इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद कविता में अज्ञेय के किस काव्य संकलन से संकलित है। मैंने देखा एक बूंद इनकी दूसरी रचना है। पहली रचना इनकी है यह दीप अकेला और दूसरी इनकी कविता है मैंने देखा एक बूंद। जो एक बूंद, मैंने देखा एक बूंद जो कविता है ये अज्ञेय के किस काव्य संकलन से संकलित है। अरे ओ करुणा प्रभामय ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है कोठरी की बात, ऑप्शन 3 है हरी घास पर क्षण भर और ऑप्शन 4 है सदा नीरा। कौन से काव्य संकलन से संकलित हैं। आंसर नहीं आ रहे हैं तो मैं आगे बढ़ूं और जल्दी से बता दूं आपको इसका आंसर। तो ये जो रचना है इनकी, ये जो रचना है ये अरि ओ करुणा प्रभामय से ली गई है। राकेश प्रजापति का 4 गलत और गौतम का गलत, गौरव परमार का भी गलत। ऑप्शन 1 है अरि ओ करुणा प्रभामय। आप लोग याद रखिए, चैप्टर हम पढ़ चुके हैं, है ना, ये चैप्टर हम पढ़ चुके हैं। तो आपको याद रखना है इनकी 2 रचना है। पहली रचना जो है वो इनकी 2 रचना है। पहली रचना यह दीप अकेला है ना, पहली रचना इनकी यह दीप अकेला और दूसरी इनकी रचना मैंने देखा एक बूंद। नेक्स्ट प्रश्न है, मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि का क्या अभिप्राय है। कविता में कवि का क्या अभिप्राय है। बूंद की क्षणभंगुरता, ऑप्शन 2 है बूंद की अमरता, ऑप्शन 3 है सागर की क्षणभंगुरता और ऑप्शन 4 है सागर में की अमरता। किस बात का प्रतीक है। मैंने देखा एक बूंद कविता में कवि का क्या अभिप्राय है। इस कविता के माध्यम से कवि क्या दिखाना चाहता है। बूंद की क्षणभंगुरता। मनीष ने भेजा ऑप्शन 1, राकेश ने भेजा ऑप्शन 2 बूंद की अमरता, गौरव ने भेजा ऑप्शन बी बूंद की अमरता। तो सही जवाब है प्रेम सिंह का है ए और गौरव ने भेजा है बी। तो सही आंसर है ऑप्शन 1, बूंद की क्षणभंगुरता के माध्यम से कवि यहाँ पर संसार की क्षणिकता के बारे में जानकारी देना चाहते हैं, है ना। बूंद की क्षणभंगुरता, क्योंकि बूंद थोड़ी देर के लिए हवा में रहती है और पुनः समुद्र में विलीन हो जाती है, पुनः जो है वो समुद्र में विलीन हो जाती है। छगन जी मीना स्वागत, वेलकम। ऑप्शन ए भेजा आपने, बिल्कुल सही जवाब है आपका, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, मैंने देखा एक बूंद कविता में सागर किसका प्रतीक है। सागर किसका प्रतीक है। व्यष्टि का, ऑप्शन 2 है समष्टि का, ऑप्शन 3 है प्रकृति का और ऑप्शन 4 है गहराई का। किसका प्रतीक है सागर। योगेश पालीवाल का ऑप्शन आया है 4 गहराई का। सगन जी ने भेजा ऑप्शन ए और मनीष ने भेजा 2 समष्टि का। हाँ, ये समष्टि है, मतलब आप इसे समष्टि समझिए, समष्टि, ठीक है, क्योंकि सागर का पूछा है। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था व्यक्ति जो है वो बूंद किसका प्रतीक है, तो बूंद जो है वो व्यष्टि का प्रतीक है। और अब पूछा सागर किसका प्रतीक है, तो सागर समष्टि का प्रतीक है, क्योंकि सागर विशाल है, समष्टि यानी समग्र, समग्र यानी संपूर्ण। तो सही आंसर है ऑप्शन 2, यस। और कंचन बैरवा वेलकम, सगन जी का 2, गौरव का है डी, गौतम ने भेजा 2। तो राइट आंसर है 2, समष्टि का प्रतीक है, यानी समाज का प्रतीक है, समष्टि का प्रतीक है, संपूर्णता का प्रतीक है। नेक्स्ट है 8वां प्रश्न, यह दीप अकेला कविता में पनडुब्बा किसे कहा गया है। पनडुब्बा किसे कहा गया है। व्यक्ति को कहा गया है, मछली को कहा गया है, पनडुब्बा को कहा गया है या फिर मोती को कहा गया है। पनडुब्बा का मतलब होता है गहरे पानी में डूब करके खजाने को ढूंढना, गहरे समुद्र में नीचे तक जा करके खजाने को ढूंढ करके लाना। तो ये काम कौन करता है। मनीष ने भेजा ऑप्शन 1, योगेश पालीवाल का है ऑप्शन 1, कंचन बैरवा का है ऑप्शन 7 का ए, मनीष ने भेजा है ए और गौरव ने भेजा ए। तो करेक्ट आंसर आप सभी का
ऑप्शन ए, व्यक्ति को यहाँ पर पनडुब्बा कहा गया है। व्यक्ति को पनडुब्बा कहा गया है। व्यक्ति को जो है वो अबिदा कहा गया है। अबिदा यानी हवन की सामग्री भी उसे कहा गया है, क्योंकि स्वयं जल करके दूसरों के लिए जो है वो उपयोगी चीज़ बनाता है। नेक्स्ट उसे जो है मद माता भी कहा गया है, ठीक है ना, गर्व से भरा हुआ होने के कारण जो है वो व्यक्ति को मद माता भी कहा गया है यह दीप अकेला कविता में। आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट प्रश्न है, यह दीप अकेला कविता में व्यक्ति को क्या क्या बताया गया है। चलिए आखिर प्रश्न आ ही गया। रमेश पुरी वेलकम, अभिनंदन। व्यक्ति को क्या क्या बताया गया? ऑप्शन 1 पनडुब्बा, ऑप्शन 2 है समिधा, ऑप्शन 3 है मद माता और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। गुड इवनिंग, नमस्ते। आंसर दीजिएगा। तो व्यक्ति को यहाँ पर क्या क्या बताया गया है? व्यक्ति को, हाँ, योगेश पालीवाल का ऑप्शन 1 है पनडुब्बा। अच्छा, और बाकी भेजिए, बाकी आंसर भेजिए, जल्दी से भेजिए। कि इसमें गौतम गोस्वामी ने भेजा है 4 उपयुक्त सभी। महेश पुरोहित का है ऑप्शन 1। ओके, नेक्स्ट बताइए आप लोग। और मनीष ने कहा है कि सर आई हैव नॉट मोबाइल चार्ज दैट वाई आई कैन लाइव। ओके, सो और छगन जी का 1, गौरव का B, प्रेम सिंह, एवरीवन आंसर भेजा है। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन 4। ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। अभी अभी देखो, मैंने आपको थोड़ी देर जो पिछला वाला प्रश्न था उसमें मैंने बताया है कि व्यक्ति को पनडुब्बा कहा गया है। इसके अलावा व्यक्ति को समिधा कहा गया है। समिधा का मतलब होता है हवन की सामग्री। जब हम हवन करते हैं तो उसमें जो सामग्री डालते हैं वो सामग्री तो जलती है, लेकिन उससे जो हवन का धुआं निकलता है और जो हवन उससे जो प्रकाश निकलता है वो क्या करता है कि आसपास के वातावरण को शुद्ध करता है ना, दूसरों के लिए उपयोगी चीज़ बनाता है। और इसी तरीके से व्यक्ति भी स्वयं मेहनत करता है, दूसरों के लिए उपयोगी चीज़ें बनाता है। और फिर व्यक्ति को मद माता भी कहा गया है। गर्व से भरा हुआ होने के कारण व्यक्ति को मद माता भी कहा गया है। तो ये व्यक्ति के लिए ये सारी चीज़ें जो है वो व्यक्ति के लिए प्रयुक्त हुई हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से कौन सा अज्ञेय का उपन्यास है? निम्न में से, हाँ, रमेश पुरी बाड़मेर से वेलकम, स्वागत। निम्न में से कौन सा अज्ञेय का उपन्यास है? ऑप्शन 1 है शेखर एक जीवनी, ऑप्शन 2 है अपने अपने अजनबी, ऑप्शन 3 है नदी के द्वीप और ऑप्शन 4 है उपयुक्त सभी। कंचन ने भेजा है B और A दोनों भेजे आपने। योगेश पालीवाल का ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। यस, उपयुक्त सभी आपने भेजा है। ओके, हाँ, योगेश ने भेजा है 2 और योगेश ने भेजा है 4 और 2 दोनों भेजे हैं। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 उपयुक्त सभी। इसमें शेखर एक जीवनी, अपने अपने अजनबी, नदी के द्वीप, ये सारी की सारी रचनाएं, उपन्यास जो हैं वो अज्ञेय साहब के हैं। सच्चिदानंद, हीरानंद, वात्स्यायन, अज्ञेय। ऑप्शन 4 इसका सही जवाब है। गौतम, छगन जी, एवरीवन, यस। नेक्स्ट प्रश्न है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। इस पंक्ति में नीरवता शब्द पर किस भाव को आरोपित किया गया है? नीरवता शब्द पर किस भाव को आरोपित किया गया है? ऑप्शन 1 है गहराई के भाव को, ऑप्शन 2 है प्रेमी के भाव को, ऑप्शन 3 है मानवता के भाव को और ऑप्शन 4 है कोई विकल्प नहीं। कोई विकल्प नहीं। किस भाव को आरोपित किया गया है? हाँ, रमेश ने भेजा है ऑप्शन B, किंग ऑफ मीना, वेलकम। पालीवाल ने कहा है मोबाइल नॉट चार्ज सर। अच्छा, चलिए, तो सही आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 3, मानवता के भाव को आरोपित किया है। मानवता के भाव को आरोपित किया है, ऑप्शन 3 इसका सही जवाब रहेगा। ठीक है, मेरी यात्रा पर लेती थी नीरवता अनंत अंगड़ाई। नीरवता का मतलब होता है खामोशी, नीरवता का मतलब होता है शांति। तो खामोशी, शांति जो है वो किस प्रकार अंगड़ाई ले सकती है? नहीं ले सकती, बट इसमें मानवीय भावों का आरोपण किया गया है, मानव के रूप में इसे दिखाया गया है। तो इस प्रकार नीरवता अंगड़ाई लेती है, तो यहाँ पर मानवता के भाव का आरोपण हुआ है। ऑप्शन 3 इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न है, देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? ऑप्शन 1 राष्ट्र सेवा की प्रतिज्ञा ली थी, ऑप्शन 2 है स्कंदगुप्त से विवाह करने की प्रतिज्ञा ली थी, प्रण लिया था, ऑप्शन 3 आजीवन कुंवारी रहने की
प्रतिज्ञा ली थी या फिर कोई प्रतिज्ञा नहीं ली थी? देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली थी? आपकी पहला जो चैप्टर है हमारा जयशंकर प्रसाद जी की रचना देवसेना और कार्नेले का गीत, तो इसमें से देवसेना का गीत में से लिया गया ये प्रश्न है। बताना है आपको कि देवसेना ने क्या प्रण लिया था, देवसेना ने क्या प्रतिज्ञा ली थी। पता होगा आप लोगों को कि देवसेना मालवा की राजकुमारी थी और मालवा पर हुणों ने आक्रमण किया था और मालवा के शासक बंधु वर्मा अपने परिवार सहित जो है वो वीरगति को प्राप्त होते हैं, लेकिन देवसेना अकेली बचती है और उस समय देवसेना जो है वो राष्ट्र सेवा का प्रण लेती है। यस, राइट आंसर है सभी का ऑप्शन 1। तो उस समय देवसेना राष्ट्र सेवा का प्रण लेती है देवसेना, तो सही जवाब है ऑप्शन 1, राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था। नेक्स्ट प्रश्न है देवसेना के भाई की मृत्यु कैसे हुई? देवसेना के भाई की मृत्यु जो है वो कैसे हुई थी? बंधु वर्मा, देवसेना के भाई है ना, बंधु वर्मा की मृत्यु कैसे हुई थी? चंद्रगुप्त से युद्ध में, ऑप्शन 2 है स्कंदगुप्त से युद्ध में, ऑप्शन 3 है हुणों के आर्यावर्त पर आक्रमण से और ऑप्शन 4 है किसी से नहीं। किससे हुई थी? ऑप्शन 1, 2, 3, 4 देखते हैं किसका जवाब आता है। देवसेना के भाई बंधु वर्मा की मृत्यु किससे हुई थी? हाँ, प्रेम सिंह ने भेजा है 3, हुणों के आर्यावर्त पर आक्रमण से। बिल्कुल सही जवाब प्रेम सिंह, बिल्कुल सही जवाब है आपका। मैंने अभी जस्ट आपको बताया कि मालवा के शासक बंधु वर्मा अपने परिवार सहित हुणों द्वारा किए गए आक्रमण में वीरगति को प्राप्त होते हैं। देवसेना अकेली बचती है और तब देवसेना राष्ट्र सेवा का प्रण लेती है। तो सही जवाब है ऑप्शन गौतम का, सगन जी का, गौरव का, एवरीवन का। राइट आंसर है ऑप्शन 3, हुणों के आर्यावर्त पर आक्रमण से। नेक्स्ट प्रश्न है 14वां। अगला प्रश्न है देवसेना ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ व्यतीत किया? देवसेना ने अपने जीवन का अंतिम समय कहाँ पर व्यतीत किया था? ऑप्शन 1 पर्णदत्त, वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर और भीख मांगकर, ऑप्शन 2 है स्कंदगुप्त के घर पर, ऑप्शन 3 है अपने स्वयं के घर पर और ऑप्शन 4 है अनजान स्थान पर। देवसेना ने बुजुर्ग पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर और भीख मांगकर अपना समय व्यतीत किया था, या फिर स्कंदगुप्त के घर पर, अपने स्वयं के घर पर, या फिर अनजान स्थान पर। तो प्रेम सिंह ने भेजा है ऑप्शन 1, वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में रहती थी, गाना गाकर और भिक्षा मांग कर के अपना जीवन चलाती थी। गौतम ने भी भेजा है ऑप्शन 1। सही जवाब है आप दोनों का, राइट आंसर है ऑप्शन 1। नेक्स्ट सगन जी मीणा का ऑप्शन 1 यस करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है देवसेना कौन थी? ऑप्शन 1 स्कंदगुप्त की पत्नी थी, ऑप्शन 2 है स्कंदगुप्त की बहन थी, ऑप्शन 3 है बंधु वर्मा की पत्नी थी, या फिर ऑप्शन 4 है बंधु वर्मा की बहन थी। कौन थी देवसेना? देवसेना कौन थी? ऑप्शन आपके सामने है, बताइएगा। हाँ, अभी तक किसी का आंसर नहीं है, आंसर जल्दी भेजिए। आगे बढ़ते हैं। सही जवाब है इसका ऑप्शन यस, नहीं आया, ऑप्शन अभी तक नहीं है। तो राइट आंसर है ऑप्शन 4 बंधु वर्मा की बहन। अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बता दिया, 2-3 बार मैं रिपीट कर रहा हूँ, हर प्रश्न का आंसर मैं पहले ही रिपीट कर देता हूँ, बट फिर भी नहीं आ रहा है। गौतम का ऑप्शन 4 है, गौरव ने भेजा ये तो गलत है। राइट आंसर ऑप्शन 4 बंधु वर्मा की बहन थी। अभी मैंने क्या कहा कि मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन थी देवसेना, और वहाँ पर जब उन्होंने आक्रमण किया तो उस समय समस्त परिवार वीरगति को प्राप्त हुआ था, मात्र देवसेना बची थी। तो ये देवसेना जो है वो उसने फिर राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था, यानी अपने मालवा की सेवा का प्रण लिया था, और इसके मन में स्कंदगुप्त की चाह थी, स्कंदगुप्त को प्राप्त करना चाहती थी, इच्छा थी इसके मन में, बट स्कंदगुप्त जो है वो इसे लेने अंतिम समय पर आया था। और उस अंतिम समय जब वो वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में रह करके गाना गा करके और भिक्षा मांग करके जीवन यापन करती थी, उस समय आया था स्कंदगुप्त उसे लेने के लिए, क्योंकि पहले तो वो मालवा के जो धनकुबेर थे, है ना, मालवा के धनकुबेर की बेटी विजया से प्रेम करता था, लेकिन बाद में वो वृद्धावस्था में आया था इस देवसेना को लेने, तो देवसेना ने उसे मना कर दिया था, देवसेना ने उसके साथ जाने से देवसेना ने मना कर दिया था। तो ये आपको याद रखना है कि देवसेना जो है ये स्कंदगुप्त रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसमें से ली गई है,
और स्कंदगुप्त से प्रेम करती थी। मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन थी। इसने राष्ट्र सेवा का प्रण लिया था। अंतिम समय स्कंदगुप्त उसके पास आता है जब वो वृद्ध पर्णदत्त के साथ आश्रम में गाना गाकर और भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन करती है तब। लेकिन उस समय फिर उसने स्कंदगुप्त के साथ जाने से मना कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न है 16वां। अरुण यह मधुमेह देश हमारा, यह गीत कौन गा रहा है? यह गीत कौन गा रहा है? ऑप्शन 1 कार्नेलिया, ऑप्शन 2 है देवसेना, ऑप्शन 3 चंद्रगुप्त और ऑप्शन 4 है स्कंदगुप्त। नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, अरुण यह मधुमेह देश यह हमारा, ये रचना किसने, ये गीत कौन गा रहा था? तो ऑप्शन भेजा है बी, आपने भेजा है, गौरव ने भेजा है बी, गलत है गौरव। और ऑप्शन गौतम का एक आया है तो ठीक है, छगन जी का 2 गलत है, गौरव का बी गलत है, बी नहीं है, राइट आंसर है ऑप्शन 1 कार्नेलिया, है ना। कार्नेलिया जो है, कार्नेलिया का गीत जो रचना है जयशंकर प्रसाद की, उसकी पहली पंक्ति है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। कार्नेलिया जो कि ग्रीक के राजा सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस की पुत्री थी। और सेल्यूकस ने जब भारत पर आक्रमण करने के लिए लोग सिंधु नदी के किनारे जब बैठे थे एक शिविर में, वहाँ पे शिविर लगा रखा था, और सिंधु नदी के किनारे जब ये लोग बैठे थे तो वहीं पर एक पेड़ के नीचे, है ना, एक पेड़ के नीचे, सिंधु नदी के किनारे एक पेड़ के नीचे, ग्रीक शिविर के पास में एक पेड़ के नीचे बैठे बैठे सुबह सुबह का समय था, और उस समय कार्नेलिया जो है ये गीत गाती है। वहाँ पे कार्नेलिया जो है वहाँ पे बैठे बैठे ये गीत गाती है कि अरुण यह मधुमेह देश हमारा। अरुण यानी लाल, ये लाल लाल मधुमेह, क्योंकि सूर्योदय का समय था, पूरा वातावरण लाल था, तो उस समय कार्नेलिया ने गीत गाया था कि लाल लाल मधुमेह जो देश है, मन को मीठा लगने वाला, ये हमारा देश भारतवर्ष है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसाद का नाटक नहीं है? निम्न में से कौन सा एक प्रसाद का नाटक नहीं है? गौरव कहते हैं कि वाह कैसे हो सकता है सर? क्या नहीं हो सकता गौरव बताइए मुझे, प्रश्न संख्या बताइए। अगर किसी प्रश्न में आपको डाउट होता है ना, या फिर अगर आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। और आप लोग थोड़ा सा कंफर्म भेजिए आपका जो प्रश्न है, क्रम संख्या ज़रूर भेजिए, कौन से प्रश्न में आपके डाउट रहा है। गौरव, मैं एक बार आपसे एक बार फिर से, कि आपने जो मैसेज किया है कि वह कैसे हो सकता है सर, तो कौन से प्रश्न की बात कर रहे हैं, मुझे क्वेश्चन संख्या लिख के भेजिए। नेक्स्ट जो प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसाद का नाटक नहीं है? ऑप्शन 1 राज्यश्री, ऑप्शन 2 है ध्रुव स्वामिनी, ऑप्शन 3 है विशाख और ऑप्शन 4 है कार्नेलिया। प्रेम सिंह ने भेजा है ऑप्शन 4, बिल्कुल सही जवाब है आपका। कार्नेलिया जो है वो इनका नाटक नहीं है, बल्कि कार्नेलिया चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया एक गीत है। ठीक है, चंद्रगुप्त नाटक का नाम चंद्रगुप्त है और चंद्रगुप्त से लिया गया एक गीत है कार्नेलिया। छगन जी मीना का 4 बिल्कुल सही जवाब है। आप दोनों का करेक्ट आंसर है ऑप्शन 4, इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और प्रश्न संख्या 16, गौरव ने कहा है प्रश्न संख्या 16। चलिए प्रश्न संख्या 16 में प्रश्न संख्या 16, अरुण यह मधुमेह देश हमारा। गौरव ध्यान दीजिएगा, ये आपकी दूसरी रचना है, जयशंकर प्रसाद जी की 2 रचना है, एक है देवसेना का गीत और दूसरा है कार्नेलिया का गीत। ठीक है, तो देवसेना का जो गीत है उसकी पहली पंक्ति है आहा, है ना, आहा वेदना मिली विदाई, आहा वेदना मिली विदाई, ये पहली पंक्ति है और इससे आपकी जो पहली कविता है वो शुरू होती है। और उसके बाद में दूसरी जो रचना है कार्नेलिया का गीत, उस कार्नेलिया का गीत की पहली पंक्ति है अरुण यह मधुमेह देश हमारा, अरुण यह मधुमेह देश हमारा, ये उस रचना की पहली पंक्ति है। तो ये गीत कौन गा रहा है? तो ये गीत कार्नेलिया गा रही है। ठीक है, हाँ प्रश्न संख्या 16, हाँ सर गौरव ने कहा। ठीक है गौरव, आके कंफर्म कर लीजिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और कार्नेलिया मैंने आपको ये बता दिया कि प्रसाद के चंद्रगुप्त नाटक से लिया गया गीत है कार्नेलिया, और कार्नेलिया गीत गा रही है कार्नेलिया गीत गा रही है अरुण यह मधुमेह देश हमारा। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों 18वां, देवसेना का गीत में देवसेना किससे प्रेम करती है? देवसेना का जो गीत है उसमें देवसेना किससे प्रेम करती है? महेश पुरोहित ने भेजा ऑप्शन 4। ठीक है, चंद्रगुप्त से, स्कंदगुप्त से, बंधु वर्मा से या फिर मित्र वर्मा से?
देवसेना का गीत। कंफ्यूज मत होइएगा, आराम से सोचिए और सोच करके जवाब दीजिए। दो रचना, एक देवसेना है, एक कार्नेलिया है, ठीक है ना, एक देवसेना है, एक कार्नेलिया है। तो देवसेना का गीत में देवसेना जो कि मालवा के शासक बंधु वर्मा की बहन है, और यहाँ पर प्रश्न ये पूछा है कि जो देवसेना है वो प्रेम किससे करती है, वो किसको पाने की इच्छा रखती है। ऑप्शन, हाँ गौरव जी, ठीक है, स्कंदगुप्त, चंद्रगुप्त, बंधु वर्मा या फिर मित्र वर्मा। आंसर नहीं भेजा आप लोगों ने, जल्दी से भेजिए, आंसर भेजिए। राइट आंसर रहेगा इसका ऑप्शन 2 स्कंदगुप्त, ठीक है। करेक्ट आंसर है ऑप्शन 2 स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। याद रखिएगा स्कंदगुप्त नाटक से ये प्रश्न लिया गया है और वो स्कंदगुप्त से प्रेम करती है। अगला प्रश्न है अनजान क्षितिज को सहारा मिलने से क्या तात्पर्य है। अनजान क्षितिज को सहारा मिलने से क्या तात्पर्य है। कार्नेलिया का गीत में से ये लिया गया प्रश्न है। कार्नेलिया कहती है अरुण या मधुमेह देश हमारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा, जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा। तो यहाँ पर अनजान क्षितिज को सहारा मिलने से क्या तात्पर्य है। ऑप्शन 1 है भारत में धरती और आसमान मिलते हुए दिखाई देते हैं। ऑप्शन 2 है भारत में अजनबियों को भी आश्रय मिलता है। ऑप्शन 3 है भारत में अनजान लोगों को सम्मान नहीं मिलता। और ऑप्शन 4 है भारत में सूर्योदय सबसे पहले होता है। आंसर बताइए, राइट आंसर इसका क्या होगा, जवाब दीजिएगा। तो सही जवाब है ऑप्शन 2, भारत में अजनबियों को भी आश्रय मिलता है। भारत में अजनबियों को भी आश्रय मिलता है। ऑप्शन गौरव ने भेजा बी, ठीक है, बिल्कुल सही आंसर है। एंड T2G पॉइंट, सर BST से राजस्थान जी के वाले वीडियो अपलोड, T2G पॉइंट देखते हैं। राजस्थान जी के का भी अगर टाइम मिलता है तो मैं कल अपलोड करूंगा एक एक, ठीक है। बाकी लाइव क्लास है तो उसकी हमने बंद कर दी है। जगन जी का 2 है, गौरव का बी है, प्रेम सिंह का बी है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला हमारा प्रश्न है 20वां। उड़ते खग जिस और मुँह किए, समझ नीड़ निज प्यारा। इसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। इसमें कौन सा भाव व्यक्त हुआ है। ऑप्शन 1 भारत में बाहर से आए लोगों को भी पूरा सम्मान मिलता है। ऑप्शन 2 है भारत में आकर कोई भी घर बना सकता है। ऑप्शन 3 है पक्षी कहीं भी घर बना सकते हैं। और ऑप्शन 4 है भारत में पक्षियों को अच्छी तरह पाला जाता है। तो इसका सही जवाब रहेगा ऑप्शन 1, भारत में बाहर से आए लोगों को भी पूरा सम्मान मिलता है। इसी के साथ दोस्तों आज की इस क्लास को हम यहीं पर करते हैं क्लोज, ठीक है। मिलते हैं कल पुनः 8:30 बजे अपनी इस लाइव क्लास में। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय।